नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल RPN1 स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, रेगुलर रूप से PTT 2023 के जो मॉडल पेपर की सीरीज़ है वो आपके लिए लाई जा रही है। रोज़ आपको फिक्स टाइम पर आपको सभी सब्जेक्ट की मॉडल पेपर आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल रहे हैं। ये जो क्लास है दोस्तों, इसमें अपन बात करने वाले हैं सामान्य जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जिसमें आप देखेंगे कि ये जो मॉडल पेपर की सीरीज़ है ना, इसमें अपन कम से कम 500 प्लस प्रश्नों को करने वाले हैं। कितने प्रश्नों को? 500 प्लस प्रश्नों को करने वाले हैं, जिसमें आपके इंडिया जीके भी कवर होगी, राजस्थान जीके भी कवर होगी, साथ ही साथ करंट और साइंस के प्रश्नों को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। आज जो क्लास है दोस्तों, नंबर आपकी तीसरी है। इससे पहले अपन ने 2 क्लासें और ले ली है मॉडल पेपर की। यदि आपने वो नहीं ली है तो आपको क्या करना है दोस्तों, चैनल पर विजिट करना है। वहाँ पर प्लेलिस्ट के माध्यम से आपको वो क्लासें देखने को मिल जाएगी। उन 2 क्लासों को भी आपको क्या करना है, कवर करना है, क्योंकि दोस्तों अपन रोज़ नए नए प्रश्नों को कर रहे हैं। हो सकता है कि कुछ प्रश्न आपके उन 2 क्लास से आ जाए। तो दोस्तों क्या करना है, इन मॉडल पेपर की जो क्लास है ना, इसको रेगुलर रूप से आपको लेना है। जीके के लिए आपको सारा जो कंटेंट है वो इन 500 प्लस प्रश्नों के अलावा, क्योंकि आप अगर उन 2 क्लासों को देखेंगे ना, तो उनमें सिर्फ 500 प्रश्नों को आपको, मैंने कहा है 500 तो मैं आपको लिखवाऊंगा, लेकिन उसके अतिरिक्त जो आपको जानकारी दूंगा तो कम से कम आपको 1000 से ज़्यादा प्रश्नों की मैं आपको तैयारी करवा दूंगा दोस्तों। तो दोस्तों रेगुलर रूप से आपको चैनल के ऊपर बने रहना है। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। दोस्तों पहला प्रश्न है जो आपका है दोस्तों, वो है आपका, भारत की खोज किसने की? हालांकि दोस्तों ये जो प्रश्न है ना, वो इस प्रकार से लिखा हुआ आता है दोस्तों कि भारत के, हालांकि सही जो प्रश्न है दोस्तों, कई बार ये भी आता है भारत की खोज किसने की, लेकिन कई बार ये लिखा होता है भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए ऑप्शन आपके सामने है, वास्को डी गामा, फाहियान, अल बरूनी या फिर इब्न बतूता। जी दोस्तों याद रखना है, भारत के जो समुद्री मार्ग की खोज है वो वास्को डी गामा द्वारा की गई थी। वास्को डी गामा ऑप्शन नंबर ए इसके द्वारा की गई थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए एक प्रश्न और पूछा जाता है दोस्तों, इब्न बतूता की जो पुस्तक है वो कौन सी है दोस्तों? तो ये आपको याद रखना है, रेहला। ठीक है, ये किसकी पुस्तक का नाम है? तो ये आपको याद रखना है, इब्न बतूता की पुस्तक का नाम है। ऑप्शन नंबर जो 1 है वास्को डी गामा, वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये भी पूछा जाता है दोस्तों, वास्को डी गामा कौन से देश का था? तो आपको याद रखना है, पुर्तगाली था। कब था? क्या नाम था दोस्तों इसके देश का? पुर्तगाल। क्या था दोस्तों? पुर्तगाल था। ये मसालों की खोज के लिए भारत आया था दोस्तों। और ये कब आया था ये भी आपसे पूछा जाए दोस्तों, तो आपको याद रखना है, ये आया था 1498 ईस्वी में। कब आया था दोस्तों? 1498 ईस्वी में आया था, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री उत्तरी देशांतर, 82.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर और 22.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। बहुत ही सरल प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि डिग्री तो आपको दे रखी है, 82.5 डिग्री तो फिक्स ही है कि 82.5 डिग्री तो सभी जानते हैं। देखिए आप जब पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं ना दोस्तों, तो कुछ ऐसी खड़ी लाइनें खींची गई है दोस्तों, काल्पनिक लाइनें हैं। यूँ नहीं कि आप देखोगे कि अरे यार ये लाइनें हैं का, हमको तो दिखाई नहीं देती। ये कुछ काल्पनिक लाइनें हैं दोस्तों। तो ये जो काल्पनिक लाइनें हैं ना, इनको क्या कहा जाता है दोस्तों? देशांतर रेखाएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देशांतर रेखाएं की कहा जाता है। और जो ऐसी लाइनें होती है उसको अपन क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं कहते हैं। तो जो देशांतर रेखा है ना, ये दोस्तों किसी भी देश में किसी भी जगह का क्या निर्धारण करती है दोस्तों? समय का निर्धारण करती है। आप देखते हैं कई बार आपने मैच वगैरह देखे होंगे, तो भारत का समय, अमेरिका का समय, ऑस्ट्रेलिया का समय, इंग्लैंड का समय, ये क्या है दोस्तों? अलग अलग चलता है। ठीक है, तो दोस्तों जो 0 डिग्री है ना, मानक देशांतर रेखा होती है, इससे क्या समय को निर्धारित किया जाता है। लेकिन जो रेखा भारत से गुजरती है वो है आपके, चलिए ये, हालांकि आप इस तरीके से भी आप देख सकते हैं कि जो भारत है ना, वो कौन से देशांतर में स्थित है। तो मैंने जब पृथ्वी के 4 टुकड़े किए थे तब मैंने बताया था भारत इस डिब्बे में आता है ना। तो ये कौन सा अक्ष होता है दोस्तों? अगर ये बीच वाली लाइन है तो इधर क्या होगा? पूर्वी देशांतर। तो आपको याद रखना है, 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है ये भारत से गुजरती है। कितने देशों से गुजरती, कितने राज्यों से गुजरती है? तो इसका आंसर होगा आपके 5। कौन कौन से हैं तो वो भी आपको याद रखने हैं। पहला जो राज्य है वो आपका याद रखना है यूपी। यूपी में एक शहर आता है आपका नैनी। क्या आता है? नैनी, या फिर इसी का नाम आप बोलते हैं मिर्ज़ापुर। क्या बोलते हैं? मिर्ज़ापुर, जो आपने सीरीज़ देखी होगी। उसी के साथ साथ में आपको याद रखना है इलाहाबाद। ठीक है, ये जो 3 नाम आपको याद रखने हैं, नैनी,
मिर्ज़ापुर या फिर इलाहाबाद, ये तीनों आपको ऑप्शन में दिए हुए मिल सकते हैं। भारत की मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है, तो नैनी, मिर्ज़ापुर और इलाहाबाद। ये क्या है दोस्तों, जैसे कि आप छोटा याद करते हैं, जयपुर में एक जगह है, फिर जयपुर, फिर राजस्थान, ठीक है, वैसे याद रखते हैं। तो यूपी में ये याद रखना है आपको, यहाँ से गुजरती है कौन सी, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। इसके अलावा एमपी से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है। इसके अलावा आप उड़ीसा याद रखना है, और एक आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश। क्या याद रखना है, आंध्र प्रदेश। कर्क रेखा के बारे में अपन बात कर चुके हैं। कुरुम, छज्जा, पवित्रम कुल 8 राज्यों से गुजरती है। और मानक समय रेखा जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है वो कितने राज्यों से गुजरती है, 5, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्यों से गुजरती है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई। ऑप्शन आपके सामने है, 1947, 1949, 1961 या फिर 1983। जी दोस्तों, सभी जो पार्ट है ना उससे आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। राजस्थान की इतिहास, आर्ट एंड कल्चर, जो भूगोल है वहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ इंडिया का भी आपको आर्ट एंड कल्चर, जो ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, करंट अफेयर है, सभी टॉपिकों को मिक्स करके आपके लिए मिक्स 500 से ज़्यादा प्रश्नों को सम्मिलित किया है, जो आपकी परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा रामबाण सिद्ध होने वाले हैं दोस्तों। चलिए, अर्जुन पुरस्कार है ना दोस्तों, तो याद रखना है अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों, तो खेल क्षेत्र में दिया जाता है, खिलाड़ियों को दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है, खेल क्षेत्र में दिया जाता है। और दोस्तों एक पुरस्कार आपको याद रखना है, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ठीक है, द्रोणाचार्य पुरस्कार। ये भी आपको खेल जगत में दिया जाता है, लेकिन खिलाड़ियों को नहीं, ये दिया जाता है किसको, कोच को। किसको दिया जाता है दोस्तों, कोच को। और अर्जुन पुरस्कार किसको दिया जाता है, खिलाड़ियों को दिया जाता है। इसकी शुरुआत आपके 1961 से हुई थी, ये आपको याद रखना है। चलिए, एक और जो आपका खेल रत्न पुरस्कार है वो कौन सा है दोस्तों, आपको याद रखना है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। क्या है दोस्तों, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ये जो है ना दोस्तों, इसका जो पुराना नाम था वो था दोस्तों राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। क्या था दोस्तों, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल के क्या कर दिया दोस्तों, हॉकी के जादूगर के नाम पर रख दिया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और भारत में जो खेल दिवस है वो कब बनाया जाता है, तो आपको याद रखना है 28 अगस्त को बनाया जाता है। कब बनाया जाता है, 28 अगस्त को मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन के दिवस पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। विनोबा भावे, रविंद्रनाथ टैगोर, दयानंद सरस्वती या फिर गोपाल कृष्ण गांधी। चलिए, याद रखना है दोस्तों, मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो प्रथम व्यक्ति थे वो थे आपके विनोबा भावे। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। सवांग किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, आपको बताना है। हरियाणा, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर उत्तर प्रदेश। जी दोस्तों, याद रखना है, सवांग जो है वो आपके हरियाणा का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, आपको याद रखना है। चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय है। 23, 24, 25 या फिर 26। जी दोस्तों, याद रखना है, भारत में यदि कुल उच्च न्यायालयों की संख्या पूछी जाए तो आपको याद रखना है 25 है दोस्तों, 26 नहीं है। और सबसे नवीनतम जो है वो आपके याद रखना है कहाँ पर बना है, जो आपके आंध्र प्रदेश की राजधानी है वहाँ पर बना है। आंध्र प्रदेश का जो आपका न्यायालय है ना वो सबसे नवीनतम है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोई विधेयक धन विधेयक है या फिर नहीं है, इसका फैसला कौन करता है। लोकसभा स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष, भारत का प्रधानमंत्री या फिर भारत का वित्त मंत्री। जी दोस्तों, यदि आपसे पूछा जाए कि वार्षिक वित्तीय विवरण जो है, बजट जो है वो किसके द्वारा पेश किया जाता है, तो दोस्तों उसका आंसर होगा वित्त मंत्री द्वारा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या फिर नहीं है, उसका निर्धारण कौन करता है, तो आपको याद रखना है लोकसभा अध्यक्ष करता है। हालांकि लोकसभा अध्यक्ष वही लोकसभा स्पीकर कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 को काट देना, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष जो है वो ही इसका क्या करता है दोस्तों, निर्धारण करता है। लोकसभा स्पीकर क्या होता है दोस्तों, कि मान लीजिए आपका अध्यक्ष नहीं आया तो उसकी जगह स्पीकर दूसरा भी बैठ सकता है,
है ना। तो ये आपको याद रखना है। लोकसभा जो अध्यक्ष जो है वो इसका निर्धारण करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या फिर नहीं है। धन विधेयक जो है वो सबसे पहले किस सदन में पारित होता है दोस्तों? लोकसभा में पारित होता है, ये भी आपको याद रखना है। और धन विधेयक में जो सबसे प्रमुख संस्था होती है वो भी कौन सी होती है दोस्तों? लोकसभा ही होती है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए, तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? जापान, चीन, अमेरिका और भूटान। जी दोस्तों, याद रखना है इसका जो सही उत्तर है आपका वो है आपका भूटान। क्या रहने वाला है आपके? भूटान। तंबाकू पर प्रतिबंध लगाने वाला जो प्रमुख पहला जो देश बना है वो बना है आपके भारत का पड़ोसी देश है भूटान, वो बना है। चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? 24 जनवरी, 25 जनवरी या फिर 25 नवंबर या फिर 26 जनवरी। चलिए, इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं, भारत में जो चुनाव है वो 26 जनवरी जो आपका संविधान लागू हुआ था उससे पहले हुए होंगे। ठीक है, यूँ मान सकते हो भाई 26 जनवरी को आपका संविधान लागू हुआ और 25 जनवरी से आपने चुनाव करवाने शुरू कर दिए, मतदाता दिवस बनाने लग गए कि भाई अब 26 तारीख आ गई, अब आज अपन क्या बना लेते हैं? मतदाता दिवस बना लेते हैं। तो 25 जनवरी आपको याद रखनी है। चलिए, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों याद रखना 24 जनवरी को मनाया जाता है। 24 तारीख को आपने क्या करी? कन्या जी मई। 24 तारीख को क्या जी मई आपने? कन्या जी मई, कन्या बालिका दिवस मनाया जाता है। 25 तारीख को मतदाता दिवस मनाया जाता है और 26 जनवरी को आप सभी जानते हैं गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। चलिए, प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। 9 जनवरी 1915 को जो महात्मा गांधी है वो साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे, ये भी आपको याद रखना है। जनवरी में ही आप सभी जानते हैं दोस्तों थल सेना दिवस भी मनाया जाता है, वो किस तारीख को मनाया जाता है? तो आपको कमेंट करके जल्दी से बताना है दोस्तों। चलिए, भारत का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या फिर उपराष्ट्रपति। जी दोस्तों, बात करें भारत के संवैधानिक प्रमुख की तो दोस्तों याद रखना है आपको संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? आपका राष्ट्रपति होता है, ये आपको याद रखना है। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, ये भी आपको याद रखना है। भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये भी आपको याद रखना है। चलिए, प्रधानमंत्री अगर कहें कि वास्तविक मुखिया कौन होता है तो आप अगर पूछ ले संवैधानिक की जगह आपसे पूछ ले वास्तविक मुखिया, क्या पूछ ले? वास्तविक मुखिया कौन होता है? तो वो आपको याद रखना प्रधानमंत्री होता है। संवैधानिक मुखिया कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, क्योंकि जो भारत देश है जितने भी समझौते करता है, जितने भी आपके डील साइन करता है वो किसके नाम से किए जाते हैं दोस्तों? राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। तीनों सेनाओं का जो प्रमुख होता है वो भी कौन होता है दोस्तों? राष्ट्रपति होता है। और आपातकाल लगाने की जो शक्ति होती है वो भी किसके पास होती है दोस्तों? राष्ट्रपति के पास होती है। लेकिन राष्ट्रपति के जो हाथ है वो पूर्णतः बंधे होते हैं। इसे किससे मंजूरी लेनी होती है? तो दोस्तों याद रखना है संसद द्वारा मंजूरी लेनी पड़ती है। चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, अंग्रेजों के नमक कानून के विरोध में महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या फिर उपरोक्त सभी। देखिए, हालांकि देखा जाए तो सविनय अवज्ञा आंदोलन भी महात्मा गांधी ने शुरू किया था, भारत छोड़ो आंदोलन भी महात्मा गांधी ने शुरू किया था, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है नमक कानून के विरुद्ध कौन सा आपके आंदोलन हुआ था? तो वो होगा आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो किसके बाद में शुरू हुआ था दोस्तों? दांडी मार्च के बाद में। ठीक है, दांडी मार्च आपको पता है दोस्तों 12 मार्च 1930 में आपको दांडी मार्च जो है वो किया गया था। ठीक है, और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। ये भी पूछा जाता है दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो कब स्थगित होता है? कौन से सम्मेलन, कौन सी जो मीटिंग है उसके बाद इसको स्थगित कर दिया जाता है? तो याद रखना है गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौते के बाद में ये जो आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन है महात्मा गांधी द्वारा वापस ले लिया जाता है। खिलाफत आंदोलन का संबंध किससे है दोस्तों? तो याद रखना है तुर्की में जो खलीफा का पद था, मुसलमान जो थे दोस्तों उनके लिए एक पूजनीय पद था जिसको अपन कहते हैं खलीफा। ठीक है, तो वो जो पद था अंग्रेजों द्वारा समाप्त कर दिया गया था, तो उसके विरुद्ध जो आंदोलन हुआ था दोस्तों वो था दोस्तों खिलाफत आंदोलन।
ठीक है। चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था दोस्तों? तो याद रखना है 1942 में हुआ था। ये आपको याद रखना है, भारत छोड़ो आंदोलन। और इसमें जो भारत छोड़ो आंदोलन से प्रश्न पूछा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिया? तो दोस्तों याद रखना है, करो या फिर मरो। ये नारा कब दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन में? चलिए, यदि आपको जानकारी अच्छी लग रही है तो दोस्तों वीडियो को पसंद करिए, वीडियो को लाइक करिए और थम्स अप करके ज़रूर बताइए कि आपको क्लास कैसी लग रही है दोस्तों। चलिए, भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में होता है? देखिए, इतिहास के प्रश्न पढ़े आपने, इकोनॉमिक्स के प्रश्न पढ़े, संविधान के प्रश्न पढ़े। अब अपन बात करते हैं कुछ ज्योग्राफी के प्रश्न के बारे में भी। हालांकि पूरा जो पेपर है वो आपका मिक्स बनाया गया है दोस्तों, ठीक है। चलिए, जिप्सम का उत्पादन पूछा जाता है तो दोस्तों याद रखना है, ये अपने राजस्थान के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि जो भारत में सबसे ज़्यादा जो जिप्सम का उत्पादन होता है वो आपके राजस्थान में ही होता है। ऑप्शन नंबर 4। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था? सूरत, कोलकाता, मैसूर या फिर बेंगलुरु? जी दोस्तों, याद रखना है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना जो पहला कारखाना था वो आपके सूरत में खोला था। ये आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है आपका, बुल्ली शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? खेल संबंधी प्रश्न है, बुल्ली शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? आपसे खेल संबंधी प्रश्नोत्तरी वो शब्दावली है वो भी पूछी जाती है। चलिए जी दोस्तों, याद रखना है, बुल्ली शब्द का जो प्रयोग है वो हॉकी खेल में किया जाता है। ये आपको याद रखना है। चलिए, हॉकी के जादूगर किसे कहते हैं? तो मेजर ध्यानचंद जी को कहते हैं। भारत ने अभी तक सबसे ज़्यादा जो गोल्ड मेडल ओलंपिक में जीते हैं वो किस खेल में जीते हैं? तो हॉकी में ही जीते हैं। ये भी आपको याद रखना है। लगभग 8 गोल्ड मेडल के बारे में बात की जाए तो आपको हॉकी में मिले हैं भारत को, ठीक है। ये आपको याद रखना है। चलिए, अगला प्रश्न है, किस भारतीय एथलीट को उड़न परी के नाम से पुकारा जाता है? हिमा दास, मीराबाई चानू, पीटी उषा या फिर इनमें से कोई नहीं? जी दोस्तों, बात करें इसके सही उत्तर की तो याद रखना है, पीटी उषा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका सही उत्तर है। उड़न परी के नाम से किसे जानते हैं आप? पीटी उषा जी को जानते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस शहर को झीलों की नगरी कहते हैं? जयपुर, उदयपुर, नैनीताल या फिर वाराणसी? राजस्थान जीके का अच्छा सा प्रश्न है दोस्तों, जल्दी से बताना है कौन सा ऐसा शहर है जिसे झीलों की नगरी कहा जाता है? तो आप सभी जानते हैं सर्वाधिक जो झीलें हैं राजस्थान में कहाँ पर है? उदयपुर में है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, आर्य समाज की स्थापना कब की गई? बताना है दोस्तों, और कमेंट करके आपको आंसर भी देना है दोस्तों। आर्य समाज की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी? 1875 में, 1897 में, 1901 में या फिर 1912 में? तो दोस्तों याद रखना है, आर्य समाज की जो स्थापना है आपके 1875 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो आपको ये आपको कमेंट करके बताना है। वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? 4 वेद आपके सामने दे रखे हैं, आप सभी जानते हैं। वेदों की संख्या कितनी है दोस्तों? 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। आपको बताना है इनमें सबसे प्राचीन कौन सा है। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। और सबसे नवीनतम वेद कौन सा है? अथर्ववेद है। अथर्ववेद सबसे नया है, ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है दोस्तों? 10 मंडल है। सूक्त कितने हैं? 1028 सूक्त है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए, सामवेद किससे संबंधित है? यजुर्वेद किससे संबंधित है? अथर्ववेद। अथर्ववेद को जादू टोने का आप वेद कहते हैं। क्या कहते हैं? जादू टोने का वेद कहते हैं। जादू टोने की जो जानकारी है वेद किस वेद में मिलती है? अथर्ववेद में मिलती है। सामवेद जो है उसका संबंध किससे है? तो आपको याद रखना है, संगीत से इसका संबंध है। भारतीय संगीत का जो जनक है वो किस वेद को कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। स से संगीत, स से साम। यजुर्वेद में आपको याद रखना है कि हवन कुंड में बलि के समय जो नियम होते हैं, नियमों का जो उल्लेख है वो किस आपको वेद में मिलेगा? तो आपको याद रखना है यजुर्वेद में देखने को मिलेगा। और वेद त्रियता में कौन 3 वेद शामिल है? तो आपको याद रखना है ये 3 वेद शामिल है, अथर्ववेद शामिल नहीं है दोस्तों। ये भी आपको याद रखना है। चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? ट्राम्बे मुंबई में, नई दिल्ली, बेंगलुरु या फिर कोलकाता?
जी दोस्तों, बात करें इसके सही उत्तर की तो आपको याद रखना है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र आपके ट्राम्बे मुंबई में स्थित है, जो कि आपके महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। चलिए, अगला प्रश्न है आपका 1928 के बारडोली आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू। हालांकि इस प्रश्न को अपन पहले भी जो अपनी क्लास थी उसमें अपन डिस्कस कर चुके हैं। वो प्रश्न ये था दोस्तों, वल्लभ भाई पटेल को जो सरदार की उपाधि है वो किस आंदोलन के द्वारा मिलती है दोस्तों? तो आपको याद रखना है बारडोली आंदोलन के द्वारा मिलती है। तो याद रखना है दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल का संबंध है किससे? बारडोली आंदोलन से है दोस्तों, याद रखना है। चलिए, किसने खालसा पंथ की स्थापना की थी? ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक देव, अंगद और या फिर रामदास। जी दोस्तों, सरल सा प्रश्न है, याद रखना है गुरु गोविंद सिंह ने आपके खालसा पंथ की स्थापना की थी। चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की पहली आईपीएस अधिकारी कौन थी? सरोजनी नायडू, आनंदीबाई जोशी, अंजुमन आरा या फिर किरण बेदी। जी दोस्तों, बात करें इसके सही उत्तर की तो आप सभी जानते हैं आईपीएस अधिकारी में सर्वप्रथम जो महिला चुनी गई थी वो थी आपके किरण बेदी जी। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या फिर हरियाणा। अभी अपन ने हरियाणा का एक नृत्य पढ़ा था, लोक नृत्य था, वो शास्त्रीय नृत्य नहीं था, वो क्या था दोस्तों? स्वांग था। क्या था दोस्तों? स्वांग, याद रखना है। और बात करें कथक के बारे में तो कथक आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश का, एकमात्र उत्तर भारत का जो आपके शास्त्रीय नृत्य है वो कौन सा है? कथक है। कुल कितने शास्त्रीय नृत्य है तो दोस्तों याद रखना है 8 शास्त्रीय नृत्य। कितने हैं दोस्तों? 8 शास्त्रीय नृत्य है। कथक, कथकली, मोहिनीअट्टम, मणिपुरी, ओडिसी, इसके अलावा आपको याद रखना है कुचिपुड़ी, इसके अलावा आपको याद रखना है सत्रिया। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। कथक के अलावा ये कुल कितने शास्त्रीय नृत्य है? कुल होते हैं आपके 8 शास्त्रीय नृत्य होते हैं। अगला प्रश्न है, चाइना मैन शब्द का प्रयोग किस खेल से है? दोस्तों ये प्रश्न आपके पीटीटी में पूछा जा चुका है। आज से जो 3 साल पहले जो आपकी परीक्षा हुई थी उसमें पूछा जा चुका है चाइना मैन शब्द का प्रयोग किस खेल से है। तो ये दोस्तों जो भी मेरे दोस्त क्रिकेट देखते हैं, आईपीएल देखते हैं तो उनको पता है चाइना मैन जो होता है वो लेफ्ट हैंड स्पिन जो करता है, जिसको लेग ब्रेक स्पिन बोलते हैं। लेफ्ट हैंड से मतलब उल्टे हाथ से जो लेग ब्रेक बॉलिंग करता है उसको अपन क्या कहते हैं? चाइना मैन कहते हैं। चलिए, अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है आपका ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किससे है? सभी जानते हैं इस ऑस्कर पुरस्कार का संबंध सिनेमा जगत से है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे कठोर है? शीशा, हीरा, एल्यूमिनियम या फिर ग्रेफाइट। जी दोस्तों, बात करें सबसे कठोर तत्व की तो आपको याद रखना है हीरा जो है वो सबसे कठोर तत्व होता है। हीरा क्या होता है दोस्तों? कार्बन का अपरूप होता है। क्या होता है दोस्तों? कार्बन का अपरूप होता है। ये भी आपको याद रखना है, अपर रूप। ठीक है, कार्बन के अपरूप में एक हीरा आता है, एक ग्रेफाइट आता है और एक क्या आता है दोस्तों? फुलरीन आता है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए, हीरा जो होता है वो विद्युत का कुचालक होता है, मतलब इसमें करंट नहीं आता है, जबकि ग्रेफाइट में करंट आता है। ग्रेफाइट के उपयोग कई बार पूछे जाते हैं तो ये आप लिख लीजिए। ग्रेफाइट जो है दोस्तों इसका जो उपयोग है वो एक तो पेंसिल उद्योग में किया जाता है। जो आप पेंसिल्स में जो आप काला काला जो देखते हैं जिससे लिखा जाता है वो कौन सी होती है दोस्तों? ग्रेफाइट की रॉड होती है। ठीक है, इसके अलावा इसका जो यूज है वो आपके शुष्क स्नेहक के रूप में होता है। अब स्नेहक क्या होता है दोस्तों? स्नेहक मतलब ये क्या होता है? ग्रीस आपने देखा होगा, किसी चीज़ को स्मूथ बनाने के लिए आप उस पर कुछ लगा देते हैं जिससे क्या हो जाता है? उसमें ग्रीस हो जाता है। कभी आपके दरवाजे आवाज़ करने लग जाते हैं, ग्रीस लगा देते हैं तो वो क्या हो जाता है? स्मूथ हो जाता है। तो शुष्क स्नेहक मतलब क्या होता है दोस्तों? सूखा पाउडर, जिससे क्या हो जाए दोस्तों? जैसे आप कैरम बोर्ड खेलते हैं उसमें आप पाउडर लगाते हैं जिससे क्या हो जाता है? वो उसकी जो सरफेस है वो स्मूथ हो जाए। तो उसी तरीके से ग्रेफाइट का यूज भी किया जाता है, ये आपको याद रखना है। चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, पटना का प्राचीन नाम क्या है? पाटलिपुत्र, सीलोन, हस्तिनापुर या फिर वैशाली। जी दोस्तों, सभी जानते हैं पटना का प्राचीन नाम क्या होता है। चलिए, पटना का जो प्राचीन नाम है वो क्या है दोस्तों? पाटलिपुत्र है। ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, आगा खां कप जो है वो किस खेल से संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्रिकेट, जिम्नास्टिक, फुटबॉल और हॉकी।
चलिए दोस्तों, याद रखना है आगा खान जो कप है वो आपके किस से संबंधित है, हॉकी से संबंधित है, ये भी आपको याद रखना है। देवधर ट्रॉफी और जो आपके रणजी ट्रॉफी है ये किससे संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है। देवधर, दिलीप और जो आपके रणजी ट्रॉफी है वो किससे संबंधित है, आपके क्रिकेट से संबंधित है। और फुटबॉल से कौन सी ट्रॉफी संबंधित है दोस्तों, संतोष ट्रॉफी। कौन सी ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी। ये भी कई बार पूछा जाता है, आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य की राज्य भाषा अंग्रेजी है, नागालैंड, सिक्किम, मणिपुर या फिर केरल। ऐसा राज्य जहाँ की राजभाषा अंग्रेजी है दोस्तों, तो याद रखना है ऐसा जो राज्य है दोस्तों वो है आपके नागालैंड। कौन सा है दोस्तों, नागालैंड। वहाँ की जो राजभाषा है वो क्या है, अंग्रेजी है, ये भी आपको याद रखना है। नागालैंड की जो राजधानी है वो क्या है दोस्तों, कोहिमा। क्या है आपकी, कोहिमा, ये भी आपको याद रखना है। चलिए, बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल या फिर मध्य प्रदेश। बांदीपुर एक अपने राजस्थान में भी स्थित है दोस्तों, लेकिन आपको याद रखना है बांदीपुर अभयारण्य पूछे तो आपके कहाँ पर स्थित है, कर्नाटका में स्थित है। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, बयुद्दीन तैयब, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अब्दुल कलाम आज़ाद या फिर M.A. अंसारी। जी दोस्तों, याद रखना है पूछा जाए कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो आपको याद रखना है बदरुद्दीन तैयब जी थे, जो कि कांग्रेस की तीसरी जो आपकी अध्यक्षता हुई थी, तीसरी जो सभा बनी थी उसमें इन्होंने अध्यक्षता की थी, बदरुद्दीन तैयब जी ने। ठीक है, ये आपको याद रखना है। किस मुगल शासक ने दीन ए इलाही धर्म चलाया था, बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां। जी दोस्तों, याद रखना है दीन ए इलाही जो धर्म है वो किसके द्वारा चलाया गया था, वो आपके चलाया गया था अकबर के द्वारा। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भू स्थिर उपग्रह जो है पृथ्वी की कितनी ऊंचाई पर स्थित होते हैं, 32,000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर, 40,000 किलोमीटर या फिर 42,000 किलोमीटर। जो पृथ्वी से जो आप उपग्रह को छोड़ते हैं दोस्तों, पृथ्वी के जो कृत्रिम उपग्रह आप लाते हैं वो कितनी ऊंचाई पर स्थित होते हैं दोस्तों, तो याद रखना है 36,000 किलोमीटर पर उनको लगाया जाता है, ये आपको याद रखना है। उपग्रह क्या होते हैं दोस्तों, तो याद रखना है जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसे क्या कहते हैं, उपग्रह कहते हैं। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, 5, 6, 7, 8, सभी बच्चे जानते हैं दोस्तों, लेकिन इसका जो उद्देश्य है वो ये है दोस्तों, 7 रंग होते हैं, सभी जानते हैं। अब कौन कौन से होते हैं तो वो आपको याद रखने हैं, विब ग्योर। कौन कौन से होते हैं, आपको जो ट्रिक आपको याद रखनी है वो है आपका विब ग्योर। वी से वॉयलेट, वॉयलेट का अर्थ क्या होता है, बैंगनी। आई से होता है इंडिगो, क्या होता है, इंडिगो। इंडिगो का मतलब होता है गहरा नीला। क्या होता है दोस्तों, गहरा नीला। ब्लू, बी से अर्थ आपको याद रखना है ब्लू, ब्लू का अर्थ आप ऐसे याद रख सकते हैं आसमानी, ये हल्का नीला होता है। ठीक है, जी से आपको याद रखना है ग्रीन, ग्रीन मतलब हरा। वाई फॉर येलो, येलो मतलब पीला। ओ से ऑरेंज, ऑरेंज मतलब नारंगी। और रेड लाल। विब ग्योर, विब ग्योर, ये आपके 7 कलर होते हैं। अब पूछा जाए कि सबसे ऊपर कौन सा कलर होता है, सबसे नीचे कौन सा कलर होता है, तो यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो देखिए, हालांकि एक प्रिज्म भी आपको पढ़ाया जाता है। क्या पढ़ाया जाता है दोस्तों, प्रिज्म पढ़ाया जाता है। क्या पढ़ाया जाता है, एक प्रिज्म पढ़ाया जाता है जो प्रकाश को, श्वेत रंग को कितने भागों में बांट देता है दोस्तों, 7 रंगों में बांट दिया जाता है। तो उसमें जो सबसे कम विक्षेपण होता है, मतलब सीधी सीधी जो कलर जाता है ना, वो कौन सा कलर जाता है, रेड कलर जाता है। तो सबसे ऊपर जो कलर होता है वो कौन सा होता है, रेड होता है। तो ये जो क्रम है ना, ये उल्टा क्रम है, ये नीचे से ऊपर की तरफ जाने वाला क्रम है। रेड जो है वो सबसे ऊपर होगा, फिर ऑरेंज आएगा, फिर येलो आएगा, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, फिर इंडिगो, फिर वॉयलेट। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, पराश्रव्य जो तरंगों की आवृत्ति होती है वो कितनी होती है, 20,000 हर्ट्ज से कम, 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में या फिर 20 हर्ट्ज।
जी दोस्तों, पराश्रव्य जो तरंगे की आवृत्ति होती है वो आपको याद रखना है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, ये आपको याद रखना है। और अपन जो सुन सकते हैं वो ध्वनि कितनी होती है, तो 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है। 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि अपने कानों के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। और ये जो ध्वनि है वो किसके द्वारा सुनी जा सकती है, तो आपको ऑप्शन में हमेशा एक ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, वो रहेगा दोस्तों चमगादड़। क्या मिलेगा दोस्तों? चमगादड़। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चमगादड़ जो होती है वो इसका जो पराश्रव्य ध्वनि होती है वो अच्छी तरीके से सुन सकती है। और जो चमगादड़ होती है दोस्तों, उनकी आंखें नहीं होती है, वो किससे आने वाली चीज़ों के बारे में पता लगाती है, तो आपको याद रखना है वो पराश्रव्य तरंगों के बारे में ही पता लगाती है। इसके अलावा इसका यूज कहाँ कर किया जाता है दोस्तों? पनडुब्बी में। कहाँ किया जाता है? पनडुब्बी में इसका यूज किया जाता है। पनडुब्बी क्या होती है दोस्तों? ऐसा जहाज जो कि पानी के नीचे चलता है ना। हालांकि जहाज तो आप देखते हैं कि जो पानी के ऊपर चलते हैं, पनडुब्बी कहाँ चलती है दोस्तों? पानी के अंदर चलती है, ये आपको याद रखना। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? ऑप्शन आपके सामने है। 1949, 1951, 1952, 1967। अब 1950 में तो आपका संविधान लागू हुआ था, 1949 में कहाँ पर संविधान संशोधन करोगे? पहला जो संविधान संशोधन है 1951 में हुआ था, और इसके तहत नवी अनुसूची जोड़ी गई थी। क्या जोड़ी गई थी दोस्तों? नवी अनुसूची जोड़ी गई थी। कुल कितनी अनुसूचियाँ पहले थी? तो पहले कितनी थी दोस्तों? 8 थी, और अब कितनी है दोस्तों? 12 है। कितनी है दोस्तों? 12 है, ये आपको याद रखना है। अभी तक कुल कितने आपके संविधान संशोधन हो चुके हैं, तो आपको याद रखना है 105 संशोधन हो चुके हैं। चलिए, डूरंड कप का संबंध किससे है? हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, जूडो। तो दोस्तों याद रखना है डूरंड कप का जो संबंध है वो आपके फुटबॉल से है, या आपको ऑप्शन नंबर सी जो है वो याद रखना है। अगला जो प्रश्न है आपका वो है अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन थे? कालिदास, मुंशी प्रेमचंद, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर जयशंकर प्रसाद। बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है आपकी, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेखक है, याद रखना है। कालिदास द्वारा रचित है अभिज्ञान शाकुंतलम। इसके अलावा आपको याद रखना है मेघदूत भी किसके द्वारा रचित है? मेघदूत, ये भी आपके कालिदास द्वारा रचित आपको किताब देखने को मिलती है। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, भारत में पहले कानून मंत्री कौन थे? 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल और अब्दुल कलाम आज़ाद। जी दोस्तों, बात करें इसके सही उत्तर की, तो आपको याद रखना है पहले जो कानून मंत्री थे विधि मंत्री थे। कानून मंत्री की जगह कई बार नाम लिखा हुआ जाता है विधि मंत्री। क्या लिखा आता है? विधि मंत्री। तो भी आपको याद रखना है कौन थे दोस्तों? आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब जी थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, जल्दी से कमेंट करके बताना है दोस्तों। सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का प्रथम नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया? चलिए बताना है। रुडयार्ड किपलिंग, रविंद्रनाथ टैगोर, मदर टेरेसा या फिर रुडोल्फ क्रिस्टोफ। जी दोस्तों, बात करें इसके सही उत्तर की, तो आपको याद रखना है रुडयार्ड किपलिंग को साहित्य का प्रथम नोबेल पुरस्कार 1907 में दिया गया था। प्रथम भारतीय जिसको नोबेल पुरस्कार मिला था वो कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे। मदर टेरेसा को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है, ये भी आपको याद रखना है। और एक नाम आपको और याद रखना है दोस्तों, वो है आपका अमर्त्य सेन। क्या नाम है? अमर्त्य सेन। इनको किस क्षेत्र में मिला है दोस्तों? तो आपको ये याद रखना है अमर्त्य सेन को इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था। और कब मिला था, इनकी डेट पूछी जाती है दोस्तों, तो याद रखना है 1998 में इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी साथियों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।